हेलो एवरीवन, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियोस में मौलिक अधिकार में जो पहला मौलिक अधिकार है, पहला जो फंडामेंटल राइट है, समानता का या इक्वलिटी का जो अधिकार है, हमने उसकी चर्चा की थी, है ना। हमने अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 को देखा था। अगर आप आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है एक बार इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जो पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख लीजिए, ताकि सारा का सारा पॉलिटी जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। समस्या की कहीं भी कोई भी आपका जो है किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। हमने जो है लास्ट वीडियो में मौलिक अधिकार में या मौलिक अधिकार से जुड़े पहला जो अधिकार है, मौलिक अधिकार से जुड़ा जो पहला अधिकार है, समानता का अधिकार या समता का जो अधिकार है, हमने उसकी चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? समता के अधिकार की। ठीक है, समता के अधिकार में 14 से 18 तक की बातें हम कर चुके थे। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार आपका कहां से कहां तक है? 19 से 22। ठीक है, तो दूसरा जो आपका अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक अनुच्छेद इसके भी देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 19। ठीक है, 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं। ठीक है, 6 टाइप्स की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। तो कई बार सीधा डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं किसमें है? अनुच्छेद 19 में। अब कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, 19 में 19(1)(a) वाक व अभिव्यक्ति। ठीक, 19(1)(b) शांतिपूर्वक सम्मेलन की। 91(c) संघ बनाने की। 19(1)(d) संचरण की। ठीक है, 19(1)(a) वाक व अभिव्यक्ति की, 1(b) शांतिपूर्वक सम्मेलन की, 1(c) संघ बनाने की, 1(d) संचरण की। नेक्स्ट 19(1)(e) आपके निवास की। ठीक, नेक्स्ट 19(1)(f) जो है वो संपत्ति के अधिकार से जुड़ी थी, है ना, जिसे सेम 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया, वरना पहले 7 थी। ठीक है, तो ये तो 44वां संविधान संशोधन हटा तो यहां से भी हट गए। नेक्स्ट उसके बाद 19(1)(g) है ना, और इसमें है व्यापार की। ठीक, तो अभी टोटल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं, या कहा जाए तो 7 थी, अब 6 बची। ठीक है, तो अभी जो है इन पॉइंटों को अगर आप नहीं भी देखो तो भी दिमाग में लोड नहीं लेना है। बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं एक एक करके, ताकि दिमाग में क्या है, ये जब डाटा पार्ट आता है ना तो दिमाग कंफ्यूज होने लगता है ना, टेंशन आ जाती, अरे बाप रे बाप ये क्या दे दिया। ठीक, तो पहला क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वाक व अभिव्यक्ति। ठीक, मतलब भारत में आपको वाक मतलब बोलने की आजादी है। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब उसे प्रचारित करने की आजादी। ठीक, आप चाहे तो बढ़िया माइक लगाओ, खुद से रोड में भाषण देने लगो। ठीक, है ना, आप जो चीज चाहते हो उसे प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है पब्लिश कर दो, खुद की किताब छाप लो,
न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल लिखा दो, भारत में सारे अधिकार है। ठीक है, तो वाक व अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही बोलने की आजादी है। ठीक है, आजकल कई बार मुद्दा चला है कि भाई हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, आपने सुना होगा, है ना। और अच्छी बात है भाई, कोई कह सकता, कोई नहीं कह सकता। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कहा कि भाई राष्ट्रगान हो रहा है और सबको स्टैंडिंग ओवेशन देना या खड़े होकर उसको सम्मान देना जरूरी है। ठीक, बहुत अच्छी बात है आपने कहा और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है पैरों से, फिर वो कैसे खड़ा होगा? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो राष्ट्रद्रोही है, भाई उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता। राष्ट्र प्रेम सिर्फ परिस्थिति में खड़े होने से नहीं बल्कि सम्मान से होता है। ठीक है, तो उसी तरह से बोलने की आजादी भी है और चुप रहने की आजादी भी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लोग वहां पर बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूं, और अगर लोग बोल रहे हैं तो वो राष्ट्र प्रेमी हो, मैं नहीं बोल रहा तो राष्ट्रद्रोही हूं ना, गलत बात। ठीक है, बोलने की आजादी भी है, चुप रहने की आजादी भी है। ठीक, इसके साथ साथ सबसे खतरनाक भारतीय मीडिया, चैन से सोना है तो जाग जाइए, वो एक न्यूज चैनल में आते थे ना भाई साहब, है ना। और मुझे लगता है वो न्यूज चैनल कम जो है वो डराने ज्यादा आते थे। ठीक है, कि आपके बगल में ये घटना घटने वाली है, अपने दरवाजे बंद करके रखिए। आदमी दिन भर दरवाजे ही देखता रहता था, है ना, कि आज हो ना हो मेरे घर में जरूर जो है चोर आएगा आएगा, है ना। और सपने में शकल दिखने लगती थी उस व्यक्ति की, है ना, सोते सोते भी कि अरे चैन से सोना है, तो आदमी चैन से सो नहीं पाता था। ठीक है, तो बोलने की आजादी है, चुप रहने की है। जो भारतीय मीडिया है, ठीक है, जो कुछ भी कर सकती है ना, तो भारतीय मीडिया, क्योंकि मीडिया भाई अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आता है, तो मीडिया जो है आप देखते होंगे अभी वर्तमान में सबसे बढ़िया मीडियम क्या चल रहा है, पाकिस्तान हो गया कंगाल। ठीक, बेचारा पाकिस्तान परेशान है कि अभी ऐसी हालत नहीं हुई हमारी, है ना, लेकिन भारतीय मीडिया ने घोषणा कर दी है कि हम क्या हो चुके हैं, कंगाल। ठीक है, और भारतीय मीडियम देखो बाकायदा बढ़िया शो चल रहे हैं, पाकिस्तान हुआ कंगाल, पाकिस्तान हुआ भिखारी, पाकिस्तान हुआ ये वो, है ना। तो ये सब क्यों है? क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो स्वतंत्र मानी जाती है वाक व अभिव्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो बोलने का अधिकार है, चुप रहने का है, मीडिया का अधिकार है। ठीक है, इसी के साथ साथ जानकारी का अधिकार है। ठीक, भाई कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, उस जानकारी का भी तो अधिकार है मुझे। और इसीलिए आपका जो है निर्वाचन आयोग उन सबसे नामांकन में भरवाता है कि बताइए भैया आपके खिलाफ क्या क्या केस रजिस्टर्ड हैं, है ना, कितने दागी लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, है ना, किसने क्या क्या किया, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, जनता को जानना जरूरी है। भाई ये आप अगर चुनाव नहीं लड़ते तो जनता नहीं जानती, लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अब जनता को जानने का अधिकार कि हमारा नेता कैसा हो। आई बात समझ में? तो बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, मीडिया का अधिकार, जानकारी का अधिकार जो है ना, सूचना का अधिकार, ये भी इसी में शामिल था। ठीक, हालांकि सूचना का अधिकार 2005 में अलग से कानून ही बना दिया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, तो वो एक अलग से ही कानून बना दिया, वो बात अलग, लेकिन सूचना का अधिकार भी इसी में। ठीक है, सूचना मतलब देश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये सभी किस्में हैं वाक व अभिव्यक्ति के अंतर्गत। अब भाई अगर हम जो है इन्हें पूरी तरह से फ्री छोड़ दिए जाए ना, तो दोस्तों ये जो इनमें खासकर ये जो मीडिया है ना, ये तो जीने ही न दे भारतीय लोगों को। ठीक है, तो इनकी भी लिमिट है ना, और लिमिट दी गई है 19(2) में। ठीक है, और लिमिट क्या है कि भाई आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो देश की अखंडता के खिलाफ हो। ठीक है, देश की एकता को तोड़े, है ना, दुश्मन देश को फायदा करे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो है संविधान का अपमान करे, है ना, न्यायपालिका का अपमान करे। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे आपके जो है पॉइंट दिए गए हैं जिनके आधार पर 19(1) को रोका जा सकता है, या कहा जाए तो वाक व अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। तो कोई ये कहे कि मेरे पास तो अधिकार है, तो नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि भारत के अधिकार सीमित हैं, कंडीशनल रोक या युक्ति युक्त प्रतिबंध लिखा गया है। ठीक, अब दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन। भाई आप जिस विचारधारा से जुड़े हो उसका सम्मेलन बुला लो। ठीक है, सम्मेलन बुला लो, जुलूस बुला लो, सभा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बिल्कुल बुला सकते हो आप, कोई समस्या नहीं। भारत में आप कर सकते हैं, किसान आंदोलन में बैठे थे, बिल्कुल बैठ सकते हो, सम्मेलन बुलाने का अधिकार है। लेकिन सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक, जनता की भलाई का होना चाहिए। अब पता चला आपने सम्मेलन बुलाया और बंदूक हथियार उथियार लेकर बैठे हो कि अब जितने लोग यहाँ रोड से निकलेंगे सबको गोली मारते जाएंगे हम, है ना, तो सम्मेलन ऐसा नहीं होना चाहिए जो जनता के हित का ना हो।
ठीक है। आप सम्मेलन बुलाएं, सभा बुलाएं, जुलूस बुलाएं, लेकिन उसमें भारत के टुकड़े होने के या भारत की बर्बादी के नारे नहीं लगने चाहिए और प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। बात समझ में आई? जनता के हित का होना चाहिए। किसके हित का? जनता के हित का। ठीक। नेक्स्ट, संघ बनाने की। भाई आप कोई भी राजनीतिक दल बना लो, ठीक है, कोई भी कंपनी बना लो, एनजीओ बना लो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बना लो, ठीक है, क्लब बना लो, बैडमिंटन क्लब, स्विमिंग क्लब इत्यादि इत्यादि, है ना। आप सब बना सकते हो संघ के अंतर्गत। संघ बनाने की आजादी है, संघ बना सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं, है ना। लेकिन अब आप कहें कि हम संघ बनाएंगे हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है, मतलब एक ऐसा संघ जो आपका जो है भारतीय लोगों को गोली मारने के लिए जो है ट्रेनिंग देता है लोगों को, तो क्या भारत सरकार आपको इसकी इजाजत देगा? नहीं देगा, ठीक है। भाई संघ होना चाहिए, वो भी किसकी भलाई के लिए? जनता की भलाई के लिए, ठीक है। पता चला आपने संघ तो बना लिया और जनता को गोली मारने का काम कर रहे हैं, तो वो नहीं, संभव नहीं, ठीक। संचरण देश के अंदर, है ना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि देश के अंदर घूमने का अधिकार कहां है, तो 19(3) में है ना, या 19(a)(b)(c)(d) में है, ठीक है। और या फिर अगर देखा जाए तो अंदर घूमने का अधिकार 19 में है, बाहर घूमने का अधिकार 21 में, ठीक है। तो देश के अंदर संचरण का अधिकार है, अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में आप हर जगह के निवासी हैं, है ना। लेकिन अब आप बोले कि मुझे जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ही जाना है, ठीक है। अब भारत में देखो क्या है कि बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनका विकास अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया। और विकास का मतलब भाई वो जो हम जिसे हम सभ्यता मानते हैं, सिविलाइजेशन मानते हैं, वो उसमें अभी नहीं जुड़ पाए। वो अभी भी आपका जो है अपने उसी समाज में है जिसमें वो पहले रहते थे, जंगल वंगल से व्यवस्थाएं करना, खाना ढूंढना, लकड़ियां ढूंढना। अब पता चला आप वहां पहुंचे, बढ़िया एकदम जेंटलमैन बनकर पहुंचे और उनके हाथ में भाला था, उन्हें लगा कि उनको खतरा है आपसे, उन्होंने भाला जो है वो आपको पुरस्कार के रूप में दे दिया, ठीक है। तो अब आपको भी पता है कि अगर आप आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे और उन्होंने आप पर हमला कर दिया तो बचोगे तो है नहीं आप, ठीक है। और इसीलिए आपकी भलाई और इनकी भलाई, दोनों की भलाई। भाई आप गए वहां, आपने चिप्स खाई, वो तो हम भारतीयों की जो पुरानी आदत है, चिप्स खाई और वहीं आपने पैकेट फेंक दी, तो हो सकता है वो बेचारा आए और उस पैकेट को जो है वो भोजन समझ ले या किसी ऐसे उपयोग में ले ले जो उसका उपयोग नहीं था, फिर तो वो तो उसके प्राण के संकट बन गए ना आपके कारण। तो अनुसूचित जाति की भलाई और जनता की भलाई, ठीक है, इन दोनों के आधार पर आपके घूमने के अधिकार को रोका जा सकता है। और अभी देखा था आपने कोरोना में, है ना, कोरोना में लोगों के घूमने के अधिकार को रोक दिया गया था कि कोई कहीं नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि जनता की भलाई। भाई तुम घूमोगे और तुमको बीमारी है तो तुम अपने साथ साथ 3-4 को ले जाओगे, आई बात समझ में। और कई तो ऐसे ऐसे थे कोरोना में जिनको कोरोना हो गया है, वो जानबूझकर किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर बता देंगे तो आइसोलेशन सेंटर में ले जाके पटक देंगे और वहां हम अकेले ऐसे मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है 3-4 दिन घूमो, 3-4 दोस्त को कोरोना करवाओ, फिर चारों साथ में चलेंगे और वहां चारों पड़े रहेंगे, तो कम से कम एक दूसरे की शक्ल तो देखेंगे कि हाँ भाई अपन लोग यहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे महानुभाव होते हैं भारत में, हर प्रकार के जीव हैं, ठीक है। तो देश के अंदर घूमने का अधिकार है आपके पास। निवास का, ठीक है, निवास का मतलब क्या है, आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन इसको भी वही जनता की भलाई और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति भाई वो आदिवासी क्षेत्र है, आप वहां निवास करोगे, आपके प्राणों के संकट है। और जनता की भलाई, अब आप कहो कि मुझे ब्रिज के बीच में ही घर बनाना है, ठीक है, या मैं जो है नदी के बीच में ही घर बनाऊंगा, है ना, रोड के बीच में ही रहूंगा, तो इससे जनता भी तो परेशान होगी, ठीक है। संपत्ति का हट ही गया है। व्यापार का अधिकार, भाई व्यापार का अधिकार, व्यापार कैसा होना चाहिए, वैध, ठीक है। तो 6 अधिकार हैं संपत्ति का, तो चलो इसको यहां से हटा भी दें अपन अगर, ठीक है। तो व्यापार का अधिकार है और व्यापार का अधिकार भाई वैध होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप भाई मानव व्यापार करने लगो, है ना, उसके अंगों बेचने लगो, ब्लड बेचने लगो, ठीक है। तो आपका देखते हो आप ब्लड बैंक होते हैं जहां आप जमा करते हो, ठीक है, और उसके बदले में आप डोनेशन देते हो, स्वयं का ब्लड देते हो, एक्सचेंज कर लेते हो। और कई बार वो सेल भी करते हैं, लेकिन वो मेडिकल रिसिप्ट पर करते हैं, ऐसे नहीं कि गए वहां पर कि आज चलो आज खून ही खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। खरीद के घर में रख लेते हैं, है ना, हो सकता है कभी आवश्यकता पड़े, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो व्यापार कैसे होने चाहिए, वैध होने चाहिए। तो ये 6 अधिकार किसमें हैं, 19 के अंतर्गत, ठीक है। तो आप एक बार जो है इसे और ध्यान से देख लें, थोड़ा सा मैं इसको छोटा समराइज कर देता हूं ताकि बढ़िया आपको आराम से समझ में आ जाए। तो ये देखिए 19 से 22 में ये सबसे पहला था, है ना,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से आप इसको जूम करते रहिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 19 से आगे, है ना, 20 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है वो स्वतंत्रता देता है दोस्तों किसके खिलाफ? दोष सिद्धि के खिलाफ, या दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अब दोष सिद्धि का मतलब क्या है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपराधी तब माना जाएगा जब न्यायालय उसे अपराधी घोषित करे, ना कि मीडिया। ठीक है, और भारतीय मीडिया में ट्रायल पहले चल जाता है। आप देखते होंगे कोई भी मामला आया, भारतीय मीडिया पहले ही उसका रिजल्ट दे देगी, हाँ इसी ने किया है। ठीक है, जबकि हो सकता है उसका पूरी की तरह से डायमेंशन या आयाम ही अलग हो, लेकिन उससे मीडिया को कोई मतलब थोड़ी है। एक बार टीआरपी है, टीआरपी मिल गई, उसके बाद वो व्यक्ति बरी भी हो जाए, निर्दोष भी हो जाए, उससे मीडिया का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में देखिए 3 चीजें दी गई हैं। पहला, कोई पूर्व पद कानून नहीं। ठीक है, कोई पूर्व पद कानून नहीं का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब घोषित किया जाएगा जब उसके वर्तमान काम से, ठीक है, कोई वर्तमान कानून टूटे। क्या हो? वर्तमान काम से वर्तमान कानून टूटे। ठीक है, तभी वो अपराधी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जिस समय पर उसने काम किया उस समय पर कानून नहीं था तो वो अपराधी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शादी की 2018 में, और उस समय जो है कानून था कि भाई शादी की उम्र जो है वो महिला के लिए 18 वर्ष है और पुरुष के लिए 21 वर्ष है, तो उसने शादी तो कर ली। ठीक है, अब 2015 में तो ये कानून था, 2022 में कानून बदल गया और 2022 में लिखा गया कि महिला की आयु भी 21 होनी चाहिए, मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या वो अपराधी है? भाई उसने तो 18 वर्ष में शादी की थी, तो नहीं। भाई उसने जिस समय पर शादी की थी उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था जो ये कह सके कि 18 वर्ष की महिला से शादी करना अपराध है। अगर होता तो वो अपराधी होता। ठीक है, तो जिस समय पर उसने कोई काम किया है, अगर उस समय पर कोई कानून है जिसे वो तोड़ रहा है अपने कार्यों के द्वारा, तब वो अपराधी है। सबसे पहली चीज। ठीक, दूसरा, दोहरी क्षति नहीं, नो डबल जीओपार्डी। इसका मतलब एक कार्य, एक अपराध, एक सजा। ठीक है, भाई उसने एक कार्य किया जिससे एक अपराध का जन्म हुआ। ठीक है, एक काम किया जिससे एक अपराध का जन्म हुआ। ठीक है, और एक अपराध पैदा हुआ है तो सजा भी कैसे मिलेगी? एक। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ठोकर मार दी, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, है ना। तो मेरा कार्य गाड़ी अनियंत्रित चलाना, अपराध हत्या, सजा एक। ठीक, अब मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने एक गर्भवती महिला को ठोकर मार दी। ठीक है, कार्य एक, अपराध कितने पैदा हुए? 2। महिला की मृत्यु प्लस वो अजन्मे बच्चे की मृत्यु, 2 अपराध। तो अब मुझे सजा कितनी मिलेगी? 2। ठीक है, चोरी करने गया, चोरी करके वापस आ गया, एक कार्य, एक अपराध, एक सजा। चोरी करने गया, चोरी के साथ साथ वहां बुजुर्ग दंपत्ति की जान भी ले ली। ठीक है, तो चोरी अपराध एक, दूसरा अपराध जान लेना। तो कार्य एक था, चोरी करने गया था, लेकिन अपराध कितने पैदा हुए? 2। तो जितने अपराध बढ़ते जाएंगे कार्य से उतनी सजाएं बढ़ती जाएंगी। अगर एक अपराध है, एक कार्य है, तो एक ही सजा मिलेगी, दोहरी क्षति नहीं दे सकते। ठीक, तीसरा, स्वयं अभिशंसन नहीं। इसका मतलब स्वयं के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने रिपोर्ट बनवा लिया। ठीक है, और रिपोर्ट में उसने लिखवा लिया कि हाँ इसने मर्डर किया था, इसने ये कार्यक्रम किया था, इसने वो कार्यक्रम किया था, ये सब उसने लिख दिया। ठीक, अब जब आप न्यायालय जाओगे तो न्यायालय उस रिपोर्ट को सही नहीं मानेगा। न्यायालय एक बार आपसे पूछेगा, न्यायालय पूछेगा कि बताओ तुमने ये जो इसमें सब कुछ लिखा है वो सही है?
तुमने ये किया है, तुम मानते हो तुमने ये किया है? अगर आपने वहां कह दिया कि नहीं मैंने नहीं किया, तो न्यायालय आपको आपके विरुद्ध जाने के लिए नहीं कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि पुलिस रिपोर्ट सही है, ठीक है, वो कहेगा चलिए ठीक है, फिर इसी मामले में अब केस चलेगा। फिर आपका वकील आएगा, वो साबित करेगा कि आप सही हैं, और पुलिस की तरफ से वकील आएगा, वो साबित करेगा कि भाई पुलिस सही है। आई बात समझ में, है ना? और फिर जब अंतिम निर्णय आएगा तो वो फैसला आएगा, वो चाहे किसी के पक्ष में आए। लेकिन न्यायालय आपको आपके विरुद्ध जाने के लिए नहीं कहेगा। न्यायालय कहेगा अगर तुम मान रहे हो कि तुम दोषी नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल मानते रहो, ठीक है। और भारत में ऐसे कई केस आते हैं दोस्तों, जिसमें आपका जो है एक बच्चा है या एक आदमी है जिसे 18-19 साल में किसी अपराध में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उससे न्यायालय ने पूछा भाई बताओ तुमने ये किया है? ईमानदारी के नाते उसने कह दिया मैंने नहीं किया। अब पता चला वो गरीब था तो उसे वकील मिला नहीं, तो सरकारी वकील मिले। अब सरकारी वकील का तो पैसा उस पर निर्भर है ना, जितना लंबा केस चले। तो पता चला वकील साहब ने 2-2 साल की हियरिंग करवाई, ठीक है, डेट ली, तो वो केस चला 40 साल, ठीक। आदमी हो गया, गया था 20 में, हो गया 60 का, ठीक है। और 60 में आकर फिर उसने कहा कि हाँ साहब मैंने किया है, अब आप सजा दे दो, ठीक है। क्योंकि ना करने के आधार पर तो 40 साल झेल गए, अब और कितना झेलेंगे? तो फिर न्यायालय कहेगा देखो भाई मैं आपको आपके विरुद्ध तो जाने के लिए नहीं कह रहा था, है ना, लेकिन अब अगर आप मान रहे हो तो मैं आपको सजा दे सकता हूं, है ना। तो अब उसमें न्यायालय की भी गलती नहीं होगी, न्यायालय सबूतों से बंधा हुआ है, चीजों से बंधा हुआ है, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है कि आप उसे स्वयं के विरुद्ध जाने के लिए नहीं कह सकते। तो 3 चीजें हैं, कोई पूर्ववत कानून नहीं, कोई दोहरी क्षति नहीं, स्वयं के विरुद्ध जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। अनुच्छेद 20, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21, ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। 2 चीजें हैं इसमें, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, वो ऐसा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार के साथ साथ मानवीय अधिकार भी शामिल करता है। क्योंकि आपको अपने प्राण आत्मा के लिए जो जो चीजें सही लगती हैं, ठीक है, वो सब यहां, ठीक है। आपको अपनी दैहिक इस शरीर के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब यहां, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा इस कारण से रोएगी, आप केस कर सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचा है, ठीक है। अगर आपके शरीर को कष्ट पहुंच रहा है तो आप केस कर सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है क्योंकि मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर लिखा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि आपके हर व्यक्ति के पास जो भारत में है उसके पास अपनी स्वयं की आत्मा और इस शरीर को हष्ट पुष्ट स्वस्थ रखने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब यहां पर उपस्थित है। उदाहरण के लिए आजकल बहुत सारी बातें निजता के अधिकार से, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी चीजें दूसरों तक जाएं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इंटरनेट में मैं क्या चीजें देख रहा हूं किसी को पता चले, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं किससे बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये बातें पब्लिक में पता चलेंगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी, और शर्मिंदगी होगी तो मेरी अंतर आत्मा जो है, मेरी आत्मा जो है उसे कष्ट होगा, ठीक है। और हो सकता है पब्लिक मुझ पर अटैक कर दे तो मेरे शरीर को भी कष्ट होगा। तो राइट टू प्राइवेसी मेरा अधिकार है, मैं चाहूं तो अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं या चाहूं तो नहीं दूं। आप देखते होंगे कि मोबाइल में जो भी आप नए ऐप डाउनलोड करते हो तो ऐप आपसे परमिशन मांगता है, और जब आप उसे अलाउ करते हो तब वो आपके कॉन्टैक्ट, आपके गैलरी, आपके मैसेज तक पहुंचता है, ठीक है। अगर आप उसे डेनी कर दो या डिनाई कर दो तो वो जो है आपका, वो बिना परमिशन के आपके मोबाइल में नहीं घुस सकता। हाँ, कुछ हैकर्स होते हैं लेकिन वो कुछ होते हैं, ठीक है। बताने का अर्थ ये है कि भारत में वर्तमान में निजता का अधिकार वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा है, पहला। दूसरा, विदेश घूमने का अधिकार। भाई आपका जो है मेनका गांधी का जो केस है, मेनका गांधी, भाई अनुच्छेद 21 में सबसे ज्यादा केस हुए या विवाद हुआ है। तो 1978 में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, क्योंकि मेनका गांधी जो है गांधी परिवार के होते हुए भी अपोजिट है ना, क्योंकि वो बीजेपी से संबंधित है। तो इस कारण से उनका जब पासपोर्ट जब्त किया गया तो न्यायालय की शरण में गई कि भाई विदेश घूमना जो है वो मेरी आत्मा का अधिकार है, मेरे शरीर का है, मुझे अंतरात्मा से विदेश घूमना है, मुझे अच्छा लगता है ना। तो न्यायालय ने कहा हाँ भाई बिल्कुल है ना, देश के अंदर घूमने का है 19 के अंतर्गत, देश के बाहर घूमने का है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। इसके साथ साथ सोने का,
भाई आप मनुष्य हैं, आपको सोने का अधिकार है, अगर आप नहीं सोओगे तो पागल हो जाओगे, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा लाउड स्पीकर्स को लेकर विवाद चला, है ना, कि लाउड स्पीकर्स उतरवाने चाहिए, सोने का अधिकार छीना जा रहा हो, उतरते हैं, है ना, उतारे जाते हैं, ठीक है। सोने का अधिकार हो गया, ठीक। खाना खाने का अधिकार, है ना, और सरकारें देखो भोजन की व्यवस्था करवाती हैं क्योंकि खाने का अधिकार है, क्योंकि आप अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। हाँ, कोरोना आया, कोरोना में जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो सरकार ने जो गरीब व्यक्ति थे, है ना, 60-70 करोड़ जो भी थे, उन सबको राशन बंटवाया, क्योंकि उन्हें पता था खाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, घर का अधिकार, ठीक है, या छत होने का, जरूरी नहीं घर हो लेकिन छत होना चाहिए सिर के ऊपर। आप देखते हो गरीबों के लिए सरकार रैन बसेरे बनवाती है ताकि वो वहां पर ठंडी के समय पर रह सके, ठीक है। छत होना चाहिए एक प्रकार से, छत होने का अधिकार, ठीक है। प्लस देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार, है ना। भाई आपने मुझे अभी फांसी दे दी है तो दे दो, ठीक है। अब हर दिन अगर तुम मुझे डिले करोगे तो मेरी अंतरात्मा तो हर दिन मरेगी ना, कि आज तो चलो बच गए, कल फिर पुलिस वालों को देख कर डर लगेगा कि आज तो गया, ठीक है। फिर उस दिन हो सकता है निकल जाए, फिर उसके अगले दिन फिर टेंशन कि यार आज तो पक्का गया, ठीक है। तो आखिर आपको समस्या तो होगी ना, आपकी अंतरात्मा को हर दिन कष्ट पहुंचेगा। मारना है एक बार मारो, ठीक है, ये बार बार फांसी दे दे के क्यों मार रहे हो, ठीक है। तो देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार, है ना। सार्वजनिक हथकड़ी लगाने का अधिकार, ना लगाने का, ठीक है। अब भाई मान लीजिए आप अपराधी हैं, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास मौलिक अधिकार है, ठीक है। भाई आप मान लीजिए आप अपराधी हैं और आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग खड़े हैं, है ना, और आपको लगता है कि अगर ये मेरा चेहरा देखेंगे, मेरी हथकड़ी देखेंगे तो उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और मेरी आत्मा भी रोएगी, है ना। और इसीलिए पुलिस वाले जब अपराधियों को लेकर जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि उनका मुंह ढक दें, है ना, और जल्दी से लेकर चले जाएं ताकि मीडिया की नज़रों में ना आए, है ना, ताकि वो फोटो वोटो ना छापे, क्योंकि मीडिया फोटो छाप देती तो फिर कई दिन छापती, तो परिवार वाले बेचारे देख देख के, और फिर इधर उधर वाले भी व्हाट्सअप में भेज भेज के कि देखो ये फोटो आई है ना, तो बहुत समस्याएं होती हैं। तो ये सारे के सारे अधिकार किससे जुड़े हुए हैं? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 से। अंतिम जो अधिकार है अनुच्छेद 22 या स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम जो है, ये आपको देता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अब इसमें होता क्या है कि भारत में देखिए दो तरह की गिरफ्तारी, एक दंड विषयक और दूसरी निवारक, ठीक है, पुनिटिव और प्रिवेंटिव। दंड विषयक में क्या होता है कि आपने कोई काम किया, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, 2 थप्पड़ मारे, आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है, मतलब इसमें आपने वर्तमान किसी कानून को तोड़ा, वर्तमान कानून टूटा, ठीक है, और पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर दिया, आपने बोला हाँ भाई मैंने किया है, ठीक है, या पुलिस ने अभी आपको सिर्फ गिरफ्तार ही किया है, ठीक है, क्योंकि आपने वर्तमान किसी कानून को तोड़ा है, ठीक है। अब इस गिरफ्तारी में आपको 3 अधिकार मिलेंगे। पहले तो सूचना का कि भाई किस किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरा अपनी विधिक सहायता, आप जिसे चाहे उसे अपना वकील लगा सकते हैं, तीसरा 24 घंटे के अंदर आपको कहां पेश करना, न्यायालय, ठीक है ना। सूचना, वकील, 24 घंटे के अंदर न्यायालय, क्योंकि वर्तमान कोई कानून तोड़ा था आपने। निवारक में आपको गिरफ्तार तो किया लेकिन किसके आधार पर? शक के आधार पर, आपने वर्तमान कोई कानून नहीं तोड़ा, ठीक है। मान लो आपने 2008 में मुंबई ब्लास्ट में कोई कांड किया, ठीक है, उसके बाद आपको जेल हुई, 10-12 साल आप जेल में रहे और छोड़ दिए गए, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे सामान्य नागरिक बन गए हो, किराना की दुकान चला रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन अब सरकार को यह पता चला, खुफिया विभाग को, कि फिर से हमला होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही सरकार को पता चला तो सरकार सबसे पहले किसको उठाएगी? आपको,
क्यों उठाएगी? क्योंकि उसको पता है कि अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुमको पता होगा कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो गिरफ्तारी होती है वो शक के आधार पर होती है, और जब ये गिरफ्तारी होती है तो इन तीनों में से कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलते, ना तो सूचना, ना तो वकील, ना तो 24 घंटे में न्यायालय, और अधिकतम आपको कितने समय तक बंद रखा जा सकता है? 3 माह। ठीक है, 3 माह तक के लिए बिना किसी सूचना, वकील और न्यायालय के आपको बंद किया जा सकता है। इसे ही नजरबंद कानून भी कहते हैं, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए भारत में बहुत सारे कानून बनाए, जैसे मीसा, पोटा, टाडा, वो सब कानून इसी से संबंधित है ना। उनकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य दिन करेंगे, जब पूरा स्पेसिफिक इसी की बात करेंगे। तो ये जो आपका दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का, वो यहाँ पर समाप्त होता है ना। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19, 20, 21 और 22 ये 4 आपके शामिल है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम जो इसके बाद आपका जो है शोषण के विरुद्ध और धर्म जो है, उन दोनों को लेंगे, क्योंकि ये थोड़े छोटे छोटे हैं, तो दोनों को एक ही वीडियो में समराइज करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कहां पर कोई समस्या जा रही है।